प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, रामेश्वर जी अपनी पत्नी के मृत्यु के पश्चात अपना अधिकांश समय अपने खुद के जीने के लिए व्यतीत करने लगे। और ये सच भी है, क्योंकि हम अपने आप के लिए कभी जीते ही नहीं है। प्रातः काल में उठते, नजदीकी बने हुए पार्क के अंदर जाकर अपने दोस्तों से मिलते, उनके हालचाल पूछते और थोड़ा सा वॉकिंग भी करते। गप्पे मारना, आधा पौन घंटा सभी दोस्त मिलके अलग अलग विषयों के ऊपर चर्चा करते रहते थे। और रामेश्वर जी इतने आध्यात्मिक व्यक्ति थे कि सबको अध्यात्म की दृष्टि से कैसे समझाना, उनकी मनोभावना प्रभु के साथ में कैसे जोड़े रखना, वे भली भांति से जानते थे। पास में ही मंदिर था, मंदिर में वे पूजा अर्चना करते, वहां पर भी उनके बहुत सारे दोस्त बन गए थे। इस तरह से पूरी दिनचर्या दैनंदिनी उनकी व्यतीत होती थी। सायंकाल बच्चों को समय देते थे अपने घर के। बातें ही बातों में अलग अलग विषयों के ऊपर जब उनकी चर्चा चलती थी तो रामेश्वर जी की बातों को लोग बड़े ध्यान से सुनते थे, क्योंकि उनकी बातें सारभूत रहती थी। बातों के अंदर एक वजन रहता था। उनकी बातों को कोई काट नहीं सकता था, अकाट्य रहती थी। दृष्टांतों के माध्यम से, छोटी छोटी नजीरों के माध्यम से वे अपनी बात की पुष्टि करा के रहते थे। पर आज सभी दोस्त जो 20-25 इकट्ठे हुए थे गार्डन के अंदर, सबके चेहरे उदास थे। कोई भी किसी विषय को लेकर चर्चा करना नहीं चाहता था। उदासी का कारण था कि उनका एक मित्र आज वृद्धाश्रम में जाने वाला था। रामेश्वर जी ने माहौल को, जो कि उदासीनता से परिपूर्ण हो चुका था, खुशनुमा बनाने के लिए कहा कि देखो, मैं तुम्हें कहता था ना, मुझे तीसरी रोटी भी चाहिए। तीसरी रोटी भी मिल गई तो भी मैं समाधानी हूं। तो एक ने पूछा, क्यों तुम्हारी बहू तुम्हें 3 रोटी भी नहीं देती है, जो तुम्हें तीसरी रोटी मांगने की जरूरत पड़ती है? बात वैसी नहीं है मित्र। दरअसल बात यह है कि रोटी 4 तरह की होती है। रोटी को मैं 4 विभागों में विभाजित करता हूं। पहली रोटी सबसे स्वादिष्ट होती है, वो होती है मां की, क्योंकि उसके अंदर ममता और प्रेम परिपूर्ण होता है। अमृत जैसे लगती है वो रोटी। पर शादी होने के पश्चात, विवाह होने के बाद बहुत कम लोग रहते हैं जिनके नसीब में मां के हाथ की बनी हुई रोटी होती है, खाने को मिलती है। बात तो सही है, 16 आना बात तुमने सही कही रामेश्वर जी, सभी ने एक साथ कहा। पर दूसरी रोटी कौन सी? दूसरी रोटी होती है पत्नी के हाथ की। पत्नी के हाथ के रोटी के अंदर दोस्तों समर्पण होता है, प्रेम होता है। इससे पेट भी भर जाता है और मन भी तृप्त हो जाता है। सभी तालियां बजाने लगे। वाह, क्या विश्लेषण किया है, मजा आ गया। पर तीसरी रोटी कौन सी होती, किसकी होती है? बताता हूं। रामेश्वर जी ने स्मित हास्य हंसते हुए कहा, तीसरी रोटी होती है बहू के हाथ की। बहू के हाथ की रोटी के अंदर कर्तव्य होता है। वो अपना कर्तव्य का परिपूर्ण रूप से निर्वहन करती है। ऐसी रोटी के अंदर स्वाद भी होता है और पेट भी भर जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि तीसरी रोटी मिले तो अच्छा। फिर चौथी रोटी किसके हाथ की है?
यदि हमने थोड़े बहुत अच्छे कर्म किए हैं तो चौथी रोटी नौकरानी के हाथ की होती है, जिसमें ना तो पेट भरता है और ना ही मन भरता है। पर नसीब को धन्यवाद देना होगा, प्रभु को धन्यवाद देना होगा कि कम से कम खाने को तो मिल रहा है, जीवन निर्वाह करने के लिए तो कुछ तो पेट में जा रहा है। स्वाद नहीं है तो कोई बात नहीं, पर कम से कम वृद्धाश्रम के धक्के तो नहीं खाने पड़ रहे हैं। यह है एडजस्टमेंट। दोस्तों, नौकरानी के हाथ की रोटी मिल रही है तो इसे अपना अहोभाग्य समझो कि कम से कम जिंदा तो है हम लोग। इसलिए मैं कह रहा था कि 4 तरह की रोटी होती है जीवन के अंदर। दोस्तों, मां की जो पहली रोटी है उसकी पूजा करो, पत्नी को जो दूसरी रोटी उसे दोस्त बनाओ, बहू को अपनी बेटी समझो, और घर परिवार को जब तक हम जिंदा है अपना समझकर जीवन निर्वाह करो। जैसे आज हम यहां पर सभी एकत्रित होकर, इकट्ठे होकर आते हैं, बैठते हैं, एक दूसरे से विचार विमर्श करते हैं। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को बनाओ, अपनी जिंदगी जीना सीखो। एक बार जब वृद्धाश्रम में हम चले गए तो सभी से हमारा रिश्ता नाता टूट जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कहानी छोटी सी है, पर इस कहानी का उद्देश्य एक ही है कि हम अपने जीवन के अंदर प्रत्येक कहानी से प्रेरणा लें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस कहानी को आप फॉरवर्ड कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक करने में पैसा नहीं लगता है और शेयर करने में तो बिल्कुल भी नहीं लगता है ज़्यादा समय।